हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग। मैं सीए शरद शर्मा। आज कुछ इंटरेस्टिंग से टर्म्स अकाउंटिंग के हम सीखने वाले हैं। आज का जो डिस्कशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। अकाउंट्स में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आप लोगों के लिए नए होंगे। आपने क्लास 10 तक ऐसा कुछ भी नहीं सीखा होगा या सुना नहीं होगा। अगर सुना भी होगा तो आपको इतना उस टॉपिक के बारे में, उस टर्म के बारे में इतना नॉलेज नहीं होगा। तो आज जो डिस्कशन रहेगा वो इन डेप्थ डिस्कशन हम करने वाले हैं और थोड़ा सा लर्निंग को हैप्पी भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म से, दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन? बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब हुआ, सिंपल इसको समझते हैं, कोई भी एक बिजनेस होगा, उसके अंदर डेली बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं दो पार्टीज के बीच में। तो उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए है एक बिजनेसमैन जिन्होंने मिस्टर बी को गुड्स सेल किए हैं। मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है जिन्होंने मिस्टर बी को गुड्स सेल किए हैं। अब क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन में कि मिस्टर ए है एक पार्टी और मिस्टर बी है सेकेंड पार्टी। तो जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तो दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। अब बात आती है कि ट्रांजेक्शन्स किस टाइप से होगा। तो ट्रांजेक्शन्स दो तरीके से हो सकता है। ट्रांजेक्शन्स दो तरीके से हो सकता है, एक कैश में ट्रांजेक्शन्स हो सकता है और दूसरा क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन हो सकता है। अगर ट्रांजेक्शन्स कैश में होगा तो मिस्टर बी हैंड टू हैंड इमीडिएटली पेमेंट कर देंगे मिस्टर ए को। अगर क्रेडिट पे होगा तो जितने टाइम पीरियड का क्रेडिट होगा, जितने टाइम पीरियड का उधार होगा, उतने टाइम पीरियड के बाद में मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट करेंगे। ये तो हुई सिंपल सी बात। अब बात आती है कि जब भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें मनीटरी टर्म्स में, मतलब मनीटरी टर्म्स मतलब क्या हो गया, रुपीज में या डॉलर्स में, जो भी कंट्री है उस कंट्री के अकॉर्डिंग आप मनी टर्म्स में उसको मेजर करते हो। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंटेक्स्ट, इन दैट कंटेक्स्ट आप क्या करोगे, ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो भी बिजनेस होगा उसमें दो टाइप से ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, कैश और क्रेडिट वाला वो एक हो गया, वो तो है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो नॉन मनीटरी ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं और मनीटरी ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं। नॉन मनीटरी ट्रांजेक्शन्स क्या ट्रांजेक्शन्स होंगे, जिस जिस ट्रांजेक्शन्स को मनी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, इन द टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जिसको रुपीज में मेजर नहीं किया जा सकता, और जिसको रुपीज में मेजर किया जा सकता है वो मनीटरी ट्रांजेक्शन्स होगा। अगर रुपीज में मेजर नहीं हो सकता तो वो नॉन मनीटरी ट्रांजेक्शन्स, और जिसको रुपीज में मेजर किया जा सकता है वो मनीटरी ट्रांजेक्शन्स। इसको हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स भी बोल सकते हैं, या फिर नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी बोल सकते हैं। तो जनरली जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी माने जाते हैं। अब इस चीज को हम समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। डिटेल में ऐसा रहेगा कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, तो अकाउंटिंग की अगर बात करें ना, तो अकाउंटिंग की जो स्टार्टिंग होगी वो यहीं से होती है कि एक बिजनेस का ट्रांजेक्शन होगा तभी अकाउंटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ट्रांजेक्शन ही नहीं होगा तो अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। तो ट्रांजेक्शन है तो अकाउंटिंग है, और अकाउंटिंग की आगे की प्रोसेस है। तो सबसे पहला काम क्या हो जाता है कि बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ, वो ही सबसे पहला स्टेप है, और उसी बेसिस पे, उस ट्रांजेक्शन के बेसिस पे आप अकाउंटिंग को, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करना मतलब अकाउंटिंग को स्टार्ट करोगे, अकाउंटिंग करना स्टार्ट करोगे। अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना और उसको रिकॉर्ड करना, अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो। अब अगर मैं पार्टीज की बात करूं, पार्टीज इन द सेंस वो वाली पार्टी नहीं, पार्टीज इन द सेंस जो यहाँ पे दो पर्सन इन्वॉल्व हैं ट्रांजेक्शन्स में।
अब वो कौन हो सकते हैं? वो कोई भी हो सकते हैं। एक बिजनेस एंटिटी जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करने वाले हो, एंड सेकेंड वन कोई भी हो सकता है, उसका सप्लायर भी हो सकता है, उसका एम्प्लॉय भी हो सकता है, उसका डेटर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, बैंक वाले भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो बात करते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी के एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाते हुए। तो क्या बात आ रही है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड सेल किए। अगर कैश में गुड सेल किए तो मिस्टर ए जो है वो अमाउंट रिसीव करेंगे और मिस्टर बी जो है वो अमाउंट देंगे। तो मिस्टर ए जो है वो रिसीवर हो जाएंगे और मिस्टर बी जो है वो गिवर हो जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। अगर क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होगा तो मिस्टर बी जो है मिस्टर ए के लिए डेटर हो जाएंगे और मिस्टर ए जो हैं वो मिस्टर बी के लिए क्रेडिटर हो जाएंगे। सर डेटर और क्रेडिटर क्या होता है? मतलब जिससे आपको पैसे मिलने वाले हैं वो आपका डेटर है, और अगर आप किसी को पैसे देने वाले हो तो वो आपका क्रेडिटर है। ये सिंपल सी इसकी कहानी है। अब अगर मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की बात करूं तो क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल, मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, तो मैं किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करता हूं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में परचेज करता हूं, वो मेरे लिए गुड्स होगा बिकॉज मैं उसको सप्लाई करने वाला हूं। तो मैंने गुड्स परचेज किए और आगे मैं सेल करता हूं, तो परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स। इसी जगह पे मैं अगर एक सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मैं गुड्स को जो सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करता हूं मेरे कस्टमर्स को, और हो सकता है कि मैं कोई सर्विसेज जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड मुझे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग मैं बिजनेस के लिए सर्विसेज बाहर से लेता भी हूं। तो सर्विसेज को लेना और सर्विसेज को देना ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकता है। हो सकता है कि मेरे बिजनेस में कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत है, कुछ एसेट्स की जरूरत है, तो वो एसेट्स को मैं क्या कर सकता हूं, परचेज करूंगा, वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो अगर मैं बिजनेस चला रहा हूं तो कुछ एक्सपेंसेस होंगे, कुछ खर्चे होंगे, उसका मैं पेमेंट करूंगा, वो भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर कुछ मुझे इनकम हो रही है बिजनेस के रिगार्डिंग मुझे अगर कुछ इनकम हो रही है वो भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस के। तो समझते हैं इसको कि किस तरीके से बुक की लैंग्वेज क्या रहती है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट वो होते हैं जो दो पार्टीज एंटर करेगी। अपने एग्जाम्पल में क्या था, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दो पार्टीज थी, ठीक है। अब जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो यहीं से शुरुआत होगी अकाउंटिंग की। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटरप्राइजेस एंटर कर लेगी। अगर मिस्टर ए है तो मिस्टर ए रिकॉर्ड करेंगे, अगर मिस्टर बी भी बिजनेसमैन है तो मिस्टर बी भी उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, हर ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट होता है। फाइनेंशियल पोजीशंस में चेंजेस आते हैं, हर ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल पोजीशंस पे चेंजेस आते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसका आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस पे इफेक्ट होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब क्या होता है? ये एक वैसे तो एक सेपरेट चैप्टर है आपके सिलेबस का, बट अगर मैं सिंपली इस चीज को समझाऊं तो कुछ ऐसा रहेगा कि एसेट्स जो होती है बिजनेस की वो हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज की टोटल के बराबर होगी। बिजनेस की कैपिटल और बिजनेस की लायबिलिटीज के टोटल के बराबर उसकी एसेट्स होगी। ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसमें चेंजेस आएंगे, फाइनेंशियल पोजीशंस चेंज होगी बिजनेस की अगर एक ट्रांजैक्शन होता है उसकी वजह से। कौन सी पार्टीज होती है? सिंपली मैंने बताया, डेटर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, गिवर हो सकता है, रिसीवर हो सकता है। डिपेंड करेगा ट्रांजैक्शंस कैसा है उस पे। नेक्स्ट आ जाता है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सिंपली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज रेंडर करना, एक्सपेंसेस का पेमेंट करना, इनकम रिसीव करना, किसी और चीज का पेमेंट करना, कोई और इनकम रिसीव करना, डेटर से पैसे कलेक्ट करना, ये सारी चीजें क्या हो जाती है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में आती है। नेक्स्ट टॉपिक अपना आ जाता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हुआ कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस है तो उसमें कुछ खूबियां होगी,
उसमें कुछ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही बताती है बिजनेस ट्रांजेक्शंस किस टाइप से है और बिजनेस ट्रांजेक्शंस कैसा होता है। तो पहला पॉइंट आता है इसका, दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शंस जो भी होंगे वो मनी और मनी वर्थ में मेजर होने चाहिए। मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं वो रुपीज में होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में ऐसा आ जाएगा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड सेल किए हैं ₹5,000, तो मनी वर्थ हो गया ना। 5,000 रुपए के गुड्स मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया और मिस्टर बी जो है वो 5,000 रुपीज मिस्टर ए को दे देंगे। मिस्टर बी मिस्टर ए को 5,000 रुपीज दे देंगे, तो मनी वर्थ में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि मिस्टर ए के लिए 5,000 के गुड्स थे, मिस्टर बी के लिए कैश था, वो एक्सचेंज हो गया, वो एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज हुआ मतलब ट्रांसफर होना। अब मिस्टर बी ने वो 5,000 रुपीज मिस्टर ए को दे दिए और मिस्टर ए ने गुड्स जो थे वो मिस्टर बी को दे दिए। दैट इज ट्रांसफर होगा और एक्सचेंज होगा, ट्रांजेक्शन होगा, तो ये तो जरूर होता है। सर सर्विसेज के केस में कैसे होता है? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अगर सर्विसेज प्रोवाइड की होगी, क्या प्रोवाइड की होगी? सर्विसेज प्रोवाइड की होगी, कंसल्टिंग सर्विसेज होगा या और कुछ भी सर्विसेज अगर प्रोवाइड की होगी, तो उस केस में क्या होगा? मिस्टर बी को क्या मिला? सर्विसेज मिली, करेक्ट। अब मिस्टर बी क्या करेंगे? उन सर्विसेज के बदले पेमेंट करेंगे मिस्टर ए को, तो वो जो पेमेंट होगा वो इसके लिए एसेट हो जाएगी। तो एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर होता है गुड्स का और सर्विसेज का बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशंस में चेंजेस जरूर आएंगे, फाइनेंशियल पोजीशंस में चेंजेस जरूर आएंगे, जो कि अभी मैंने अकाउंटिंग इक्वेशंस जो था वो वाला पॉइंट यहां पे रिलेट हो सकता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उससे फाइनेंशियल पोजीशंस में चेंजेस जरूर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अकाउंटिंग इक्वेशंस पे इफेक्ट होगा। जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशंस मैंने बताई कि एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, चलिए सर इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड सेल किए 5,000 रुपीज के। अगर मिस्टर ए के व्यू पॉइंट से देखें तो मिस्टर ए के लिए जो गुड्स थे वो एसेट्स थे। अब ये जो 5,000 रुपीज रिसीव हुए वो भी मिस्टर ए के लिए क्या है? एसेट है, दोनों एसेट थी। तो एक एसेट बढ़ रही है और दूसरी एसेट कम हो रही है, कैश का बैलेंस बढ़ गया, कैश का बैलेंस बढ़ गया और गुड्स की वैल्यू कम हो गई। रिमेन सेम, 5,000 से कैश बढ़ा और 5,000 से गुड्स की वैल्यू कम हो गई। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इस पे डेफिनेटली इफेक्ट होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा थोड़ा इफेक्ट होगा लेकिन इफेक्ट जरूर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जब भी अकाउंटिंग अपने करते हैं, जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पे दो एस्पेक्ट होते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके दो एस्पेक्ट होंगे, ड्यूअल एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है डबल एंट्री सिस्टम में। तो यहां पे जो भी एस्पेक्ट होगा उसको दो एस्पेक्ट, मतलब दो एस्पेक्ट है, एक डेबिट एस्पेक्ट होता है और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है। एवरी ट्रांजैक्शन हैव एटलीस्ट टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। हो सकता है 3 अकाउंट्स वहां पे इन्वॉल्व हो, तो 2 डेबिट और 1 क्रेडिट हो सकता है, 2 क्रेडिट और 1 डेबिट भी हो सकता है, बट 2 एस्पेक्ट जरूर होंगे, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। जब अकाउंटिंग के रूल्स वगैरह देखेंगे, जनरल एंट्रीज का सिस्टम समझेंगे, उस टाइम पे हम इस चीज को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि एक डेबिट एस्पेक्ट होगा और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होगा, जरूर, दोनों जरूर होंगे। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन से अगेन रिलेट करते हैं इसको कि टोटल एसेट्स कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होगी, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यही बताया ना यहाँ पे कि टोटल एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो हर ट्रांजेक्शन से ये इक्वेशंस हमेशा मतलब ये बराबर ही रहेगा, एसेट हमेशा बराबर रहेगी, ट्रांजेक्शन्स भले किसी भी टाइप का हो, किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन हो, कुछ भी हो जाए, ये अकाउंटिंग इक्वेशंस हमेशा और हमेशा सेम रहने वाली है। एसेट हमेशा बराबर होगी कैपिटल और लायबिलिटी के, कोई भी ट्रांजेक्शन हो। ये वैसे एक सेपरेट चैप्टर है, हम वहां पे डिस्कशन करेंगे, तब और इंटरेस्टिंग तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ में इस चीज को समझेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जो भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करने से पहले पूरा एनालिसिस करना चाहिए, केयरफुली एनालाइज करो उसको और उसके इफेक्ट को समझो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस पे क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज टाइप ऑफ
ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस को दो व्यू पॉइंट से हम क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन, अकाउंटिंग एंटिटी के व्यू पॉइंट से। अगर बिजनेस एंटिटी के अंदर ही ट्रांजेक्शन होगा तो उसको अपने बोलेंगे इंटरनल ट्रांजेक्शन, यानी कि बाहर वाले की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर ट्रांजेक्शन हो गया, बिजनेस के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो गया। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट पे। सर डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जो भी एसेट्स होती है उसको आप यूज करते हो, जैसे आपका मोबाइल फोन, अगर आप उसको यूज करते रहोगे तो उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो उसको अपने बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में डेप्रिशिएट करना। डन। सेकेंड होता है दो पार्टीज का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे ए ने बी को गुड सेल किए तो यहां पे दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है। अगर अपने मोड ऑफ सेटलमेंट के बारे में बात करें या उस व्यू पॉइंट से देखें तो दो तरीके हैं, एक कैश में सेटल कर दो और एक क्रेडिट हो गया कि बाद में पैसा मिलेगा। कैश मतलब इमीडिएटली आपका क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, इमीडिएटली कैश रिसीव हो जाएगा या फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सेकंड क्या हो सकता है, आप थोड़े टाइम के बाद में पेमेंट करोगे, यानी कि क्रेडिट पीरियड के बाद में पेमेंट करोगे, तो उसको अपने बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो फटाफट इसको देख लेते हैं, एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया। कैश ट्रांजेक्शंस मतलब इमीडिएटली पेमेंट हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस मतलब क्रेडिट पीरियड के बाद में, मतलब प्रॉमिस करते हैं, वहां पे इमीडिएटली पेमेंट नहीं करते, प्रॉमिस करते हैं, वादा रहा कि मैं तेरे को 1 साल के या 1 महीने के बाद में पेमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस। एक्सटर्नल मतलब दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, फर्स्ट पार्टी मिस्टर ए, सेकेंड पार्टी अनदर पार्टी मिस्टर बी। तो फर्स्ट पार्टी मतलब जो बिजनेस एंटिटी है वो है, और सेकेंड पार्टी मतलब सामने वाली पार्टी जिससे आप गुड्स खरीद रहे हो या गुड्स बेच रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दैट इज इंटरनल ट्रांजेक्शंस, मतलब यहां पे किसी सेकेंड पार्टी की जरूरत नहीं है, जो बिजनेस एंटिटी है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, वो एंटिटी में ही इंटरनली ट्रांजेक्शंस होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, एग्जाम्पल समझ लिया था हमने। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज अकाउंट। सर अकाउंट क्या होता है? अकाउंट मतलब हुआ कि बिजनेस के इतने सारे ट्रांजेक्शंस हुए, इतने सारे ट्रांजेक्शंस हुए तो उनको उनके हेड के अकॉर्डिंग, सर हेड मतलब क्या हुआ, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन देखी थी, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये आपके तीन हेड हो गए। तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है जिसमें एसेट्स आती है तो उसको एसेट्स के हेड में रिकॉर्ड करना है, कैपिटल है तो कैपिटल के हेड में, लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज के हेड में, तो हेड वाइज आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो भी ट्रांजेक्शंस होंगे उसमें दो एस्पेक्ट आते हैं, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, तो जो भी अकाउंट होगा उसको हेड वाइज आपको रिकॉर्ड करना है, पर्टिकुलर हेड वाइज आपको सिस्टमेटिक तरीके से वहां पे लिखना रहेगा। मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन ए पर्टिकुलर हेड इज कॉल्ड अकाउंट। मतलब अकाउंट मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उस तरीके से आपको वहां पे बनाना पड़ेगा। जैसे सैलरी का पेमेंट किया तो सैलरी क्या है, आपका एक्सपेंस है। टेलीफोन एक्सपेंस का पेमेंट किया तो टेलीफोन एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, तो सब एक्सपेंसेस हैं, तो सब एक्सपेंसेस को एक पर्टिकुलर हेड बना देते हैं दैट इज एक्सपेंस, और उस एक्सपेंस के हेड में ही सारे आपके एक्सपेंसेस आ जाने चाहिए। एसेट्स हैं तो एसेट्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे फर्नीचर एक एसेट है, मशीन एक एसेट है, बिल्डिंग एक एसेट है, लैंड एक एसेट है। ये सब जितनी भी एसेट्स है ना, ये सारी एसेट्स आपको एक पर्टिकुलर हेड में लिखनी है, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर लिखने हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन ए पर्टिकुलर हेड अंडर ए पर्टिकुलर हेड इज कॉल्ड अकाउंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका कैपिटल। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि बड़ा परेशान करता है बच्चों को, बड़ा परेशान करता है। कैपिटल मतलब क्या होता है? सर हमने कैपिटल मतलब सीखा था कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, या गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। अरे भैया वो वाली कैपिटल नहीं, यहां पे जो कैपिटल की बात हो रही है वो बात हो रही है पैसे की, कि एक ऑनर अपने बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस,
तो मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें पैसे लगाए, से फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज मिस्टर ए ने लगाए, तो इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज 50 lakhs? मिस्टर ए इन्वेस्टेड रुपीज 50 लाख इन बिजनेस, तो ये क्या है, ये कैपिटल है, 50 लाख रुपए लगाए हैं तो वो कैपिटल है, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाएगा मिस्टर ए। क्यों क्यों होगा, क्योंकि ये एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। हम अकाउंटिंग किसकी करेंगे, हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी अकाउंट करते हो तो हमेशा और हमेशा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से सोचना, हमेशा बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचना है। अगर आप बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचोगे तो देखिए मिस्टर ए ने 50 लाख रुपीज बिजनेस को दिए, अब बिजनेस की लायबिलिटी आती है कि वो कैपिटल का पैसा वापस मिस्टर ए को लौटा दे। तो कैपिटल मतलब इन जनरल अगर मैं बात करूं, कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इनटू द बिजनेस। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो करेगा वो उसको अपने क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। सर अगर मिस्टर ए अकेला एक ओनर है तब क्या होगा, तो मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया। सर अगर इसकी पार्टनरशिप होती किसी के साथ में तो क्या होता, चलिए मिस्टर बी और मिस्टर ए दोनों ने मिलके अमाउंट इन्वेस्ट किया तो वो भी कैपिटल है। तो सर कंपनीज के केस में क्या होगा, तो कंपनीज के केस में जितने भी शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, वो जितना इन्वेस्ट करेंगे वो उसका कैपिटल हो जाएगा। अब कैपिटल बढ़ती भी है और कम भी होती है, कैपिटल इंक्रीज भी होगी और डिक्रीज भी होगी, इसको समझिएगा। कैपिटल इंक्रीज भी होगी और डिक्रीज भी होगी। सर कैसे होगी इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज कैसे होगी, सर मिस्टर ए ने 10 लाख रुपीज और इन्वेस्ट कर दिए, मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो, एडिशनल कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हो तो उससे कैपिटल बढ़ जाएगी, बिजनेस की कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर मिस्टर ए ने कैपिटल विड्रॉ कर ली तो, कैपिटल विड्रॉ कर ली तो क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो यहां पे आ जाएगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सर अगर बिजनेस ने, मिस्टर ए ने बिजनेस को रुपए दिए, बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हुए, उससे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट किसका, मिस्टर ए का, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अब वो बिजनेस से ज्यादा रुपए लेगा, है तो एक ही बात ना। तो बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो मिस्टर ए प्रॉफिट लेंगे तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उससे कैपिटल इंक्रीज होगी, और अगर बिजनेस में लॉस होता है तो उससे कैपिटल कम हो जाएगी। क्लियर एकदम, चलिए समझ लेते हैं इसको। कैपिटल मतलब क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द एंटरप्राइजेस, बिजनेस एंटरप्राइजेस। सोल प्रोप्राइटरशिप है तो अकेला पर्सन इन्वेस्ट करेगा, पार्टनरशिप है तो बहुत सारे पार्टनर मिलकर इन्वेस्ट करेंगे। कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सर भैया मिस्टर ए ने बोला मेरे पास में 50 लाख रुपीज है मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, मिस्टर बी ने बोला भैया मेरे पास में 50 लाख रुपीज नहीं है, मेरे पास में एक बिल्डिंग है जहां पे हम बिजनेस कर सकते हैं। तो मिस्टर बी ने इन्वेस्टमेंट क्या किया, बिल्डिंग का इन्वेस्टमेंट किया, तो पैसे भी हो सकते हैं, दैट इज मनी भी हो सकता है, और एसेट्स भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब कैश भी इन्वेस्ट कर सकते हो और एसेट्स भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बिजनेस की लायबिलिटी होगी क्या, कैपिटल। मिस्टर ए ने रुपए दिए मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने रुपए दिए बिजनेस को, तो बिजनेस की लायबिलिटी है, वो वापस पैसे चुकाएगा। क्यों क्यों है ऐसा, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। एक एंटिटी कॉन्सेप्ट आता है, एक सेपरेट आपका चैप्टर है जहां पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देके रखे, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब जो ओनर है वो अलग होता है बिजनेस से, किसके व्यू पॉइंट से, अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से, अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से जो ओनर है और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो बिजनेस की बुक्स में अकाउंटिंग करोगे तो बिजनेस में क्या दिख रहा है, मिस्टर ए ने 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, तो वो उस बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो उसको पैसे वापस रिटर्न करे। कैपिटल इंक्रीज कैसे होगी, अगर मिस्टर ए ने और कैपिटल इन्वेस्ट किया
या फिर प्रॉफिट होता है। कैपिटल डिक्रीज कब होगी? जब या तो वो कैपिटल विड्रॉ कर ले या फिर बिजनेस को लॉसेस हो जाए। कंपनीज के केस में मैंने बताया था, शेयर होल्डर जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे वो उसकी कैपिटल मानी जाएगी। कंपनीज के केस में भैया, कंपनीज के केस में शेयर्स वर्ड सुना हुआ होगा, शेयर्स मार्केट, शेयर मार्केट। तो वहां पे जो शेयर्स होते हैं, अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं मतलब हम उस कंपनी के ओनर हो गए हैं भैया, ओनर। अगर मैं रिलायंस कंपनी के शेयर्स लेता हूं तो मैं रिलायंस कंपनी का ओनर माना जाऊंगा, भले वैल्यू नहीं होगी क्योंकि जो मेजॉरिटी स्टेक जिसके पास में होता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। लायबिलिटी क्यों? मैंने थोड़ा बहुत तो आपको बता दिया कि लायबिलिटी क्यों मानी जाती है। बिजनेस की जो कैपिटल है वो बिजनेस की लायबिलिटी क्यों मानी जाती है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ओनर अलग होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, डिस्टिंक्ट मानी जाएगी, अलग समझी जाएगी, उसकी अलग पहचान होगी बिजनेस की और ओनर की अलग पहचान होगी। तो ये कॉन्सेप्ट जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे ना तो वहां पे जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर आएगा, वहां पे क्या सीखने को मिलता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें जो ओनर होगा और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी वो दोनों एक होती है। यहां पे अकाउंटिंग कर रहे हो तो यहां पे अलग अलग समझा जाता है, भले वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो भले वो पार्टनरशिप हो। तो वहां पे कंफ्यूज मत होना कि सर बीएसटी में तो कुछ और बता रहे हैं और आपने तो कुछ अलग सिखा दिया। तो अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से हमेशा बिजनेस के व्यू पॉइंट से हमको समझना है, बिजनेस की ही अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। जो ओनर होता है उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो बिजनेस को पैसे दिए होंगे। आप ऐसा समझ लो किसी और पर्सन को आपने पैसे दिए हैं और वो बिजनेस कर रहा है, तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन अपना फेवरेट टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या सीखा था? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल? कैपिटल कैसे निकाल सकते हो? साइड चेंज कर दो भैया, कैपिटल इधर आ जाएगा, एसेट इधर चला जाएगा। अगर मैं एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? कैपिटल पता चल जाएगा। बड़ा सिंपल सा काम है, साइड चेंज की है मैंने सिर्फ। तो कैपिटल निकालने का तरीका क्या हो गया? एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो तो हमको क्या पता चल जाएगा? कैपिटल पता चल जाएगा। ये जो एसेट माइनस लायबिलिटी करते हो ना, एसेट माइनस लायबिलिटी करते हो, इसको अपने नेट वर्थ भी बोलते हैं कि बिजनेस की नेट वर्थ क्या है, कैपिटल क्या है, ओनर का पैसा कितना है, ओनर का पैसा कितना है, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज ड्राइंग। सर ड्राइंग मतलब वो पेंटिंग करना? अरे नहीं भैया, यहां पे ड्राइंग का मतलब है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अगेन। तो मिस्टर ए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ओनर हैं और मिस्टर ए ने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया। जितना पैसा मिस्टर ए के पास में था सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया। अब भैया मिस्टर ए का घर खर्च कैसे चलेगा? मेरी थोड़ी ड्राइंग कमजोर है, चलिए मिस्टर ए का घर खर्च कैसे चलेगा? पर इतना पैसा बिजनेस में डाला है तो मिस्टर ए वहां से पैसे विड्रॉ भी कर सकता है, घर खर्च के लिए कर सकता है ना। तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा उसको अपने ड्राइंग बोलते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि बिजनेस से मिस्टर ए ने अपने पर्सनल यूज के लिए, वर्ड सुना, पर्सनल यूज के लिए अगर पैसे विड्रॉ किए हैं, ओनर ने बिजनेस से अपने पर्सनल खर्चों के लिए कुछ भी अमाउंट विड्रॉ किया या बिजनेस से उसने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस का पेमेंट किया तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ड्राइंग। मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए तो उसको अपने क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल मतलब मिस्टर ए जो है वो एक घर में रहते हैं और उस घर का जो किराया है, जो रेंट है, अब वो जो ओनर था वो ऑफिस पे आ गया, दैट इज शॉप पे आ गया जहां पे बिजनेस रन होता है। मिस्टर ए बैठे थे वहां पे और ओनर आ गया वहां पे, जो लैंडलॉर्ड था वो आ गया और उसने बोला कि किराया दे दीजिए। मिस्टर ए ने ड्रॉवर खोला और पैसे निकाले और पैसे दे दिए। पैसे किसके थे? बिजनेस के। एक्सपेंस किसका था? घर का खर्चा था, घर का रेंट था ना।
तो वो एक्सपेंसेस किसका है? मिस्टर ए का पर्सनल एक्सपेंस है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? ड्राइंग। नंबर 2, मिस्टर ए जो है उसका एक क्यूट सा छोटा सा मस्त सा क्यूटी पाई बेबी है, और वो बेबी जाता है स्कूल, वो बेबी जाता है स्कूल, उसके स्कूल की फीस, उसके स्कूल की फीस बिजनेस के अकाउंट से पेमेंट की, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पेमेंट की। बिजनेस का जो चेक था ना, वो चेक मिस्टर ए ने साइन किया और स्कूल में दे दिया। बेबी किसका? ए का। खर्चा किसका? मिस्टर ए का। पेमेंट कौन कर रहा है? बिजनेस। पेमेंट कौन कर रहा है? बिजनेस। तो ये भी क्या हो गया? ड्राइंग हो गया। तो मतलब अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये है कि बिजनेस से रिलेटेड अगर ट्रांजेक्शन है तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और अगर पर्सनल ट्रांजेक्शन है ओनर के तो वो ड्राइंग माने जाएंगे। चलिए समझ लेते हैं। जो भी अमाउंट या गुड्स, गुड्स भी विड्रॉ कर सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको। मिस्टर ए है, उनके टेक्सटाइल का काम है, साड़ी की शॉप है, उनकी मिसेज आई, मिसेज ए आई बिजनेस में और बोला ये साड़ी तो मुझे पसंद आ गई, मैं विड्रॉ करूंगी, मतलब मैं घर पे लेके जाऊंगी इसको, मैं पहनूंगी इसको। अब मिस्टर ए तो मना कर नहीं सकते, कैसे मना करेंगे? तो उनकी वाइफ जो थी वो साड़ी लेके चली गई। गुड्स किसके थे? गुड्स किसके थे? बिजनेस के। कहाँ गए? क्या सेल किया क्या? क्या बोलेगा क्या अपनी वाइफ को, ला भाई पैसे दे दे इसके? नहीं बोल सकता। तो क्या हुआ? ये गुड्स का विड्रॉ हुआ। वाइफ किसकी? मिस्टर ए की। मिस्टर ए कौन है? ओनर है किसके? बिजनेस के। गुड्स किसके थे? बिजनेस के। तो अगर बिजनेस के गुड्स विड्रॉ होते हैं पर्सनल यूज के लिए तो उसको अपने क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। उसको अपने क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। तो अगर प्रोपराइटर या पार्टनर अगर गुड्स को या कैश या फिर कोई भी एसेट को विड्रॉ करता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए तो उसको अपने क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। अब भैया ये साड़ी वाला एग्जाम्पल समझना, गुड्स वाला। अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊं, मिस्टर ए सोच रहा है कि अगर मैं इस साड़ी को मार्केट में बेचने जाऊं तो मुझे 1000 रुपीज मिलते, दैट इज उसकी वो सेलिंग प्राइस है 1000 रुपीज। जब उसने इसको मैन्युफैक्चर किया था, इस साड़ी को बनाया था, उस टाइम पे उसकी प्राइस जो लगी वो 800 रुपीज लगी। तो मिस्टर मतलब बिजनेस को कितना नुकसान हुआ? 800 की 1000, बताओ। मिस्टर ए दैट इज बिजनेस को कितना नुकसान हुआ? 800 का या 1000 का? सर ऐसे देखें, अगर सेल करते तो 1000 का पैसा मिलता, 1000 अमाउंट मिलता, और सेल नहीं करके विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए तो कितने का नुकसान हुआ? 800 का। तो 800 रुपीज का नुकसान हुआ। इट मींस जो भी पर्सनल यूज के लिए अगर विड्रॉ करते हैं तो उसको हम कॉस्ट प्राइस पे, दैट इज परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जब भी ड्रॉइंग्स को रिकॉर्ड करोगे तो उसको अपने क्या करने वाले हैं? उसको हम रिकॉर्ड करने वाले हैं परचेज कॉस्ट पे। अकाउंटिंग इफेक्ट कैसे होगा? देखो मिस्टर ए ने 50 लाख रुपए बिजनेस को दिए, बिजनेस से कुछ 5 लाख रुपए का उसने विड्रॉ किया। बिजनेस बोला ला भाई 5 लाख रुपए मुझे दे वापस, तूने विड्रॉ किए हैं। मिस्टर ए क्या बोलेगा? मिस्टर ए क्या बोलेगा? भाई मैंने 50 लाख रुपए देके रखे हैं तुझे, बिजनेस को बोल रहा है 50 लाख मैंने देके रखे हैं, ला वो पहले मुझे दे 50 लाख। तो अल्टीमेटली बोल क्या रहे हैं कि जो कैपिटल है वो 50 लाख रुपीज है, और जो ड्राइंग है वो कम है, कितनी है? 5 लाख। तो नेट अमाउंट कितना बचा? 45 लाख। मिस्टर ए बिजनेस से 45 लाख रुपीज मांग रहे हैं। इसका मैंने क्या किया? ड्राइंग का मैंने क्या किया? अकाउंटिंग इफेक्ट क्या हुआ? कैपिटल में से माइनस कर दिया, कैपिटल में से माइनस कर दिया। तो ड्राइंग डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, सिंपल सा काम है। इसके लिए एक सेपरेट, मतलब डायरेक्टली माइनस नहीं करते। जब भी ड्यूरिंग द ईयर अपने क्या करेंगे? ड्यूरिंग द ईयर जो भी पर्सनल नेचर के ट्रांजेक्शन्स होंगे जो बिजनेस पे इफेक्ट कर रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस में इफेक्ट कर रहे हैं, वही बोल रहा हूं मैं। अगर यहाँ पे घर का किराया, घर का रेंट मिस्टर ए ने अपने पर्सनल पॉकेट से पेमेंट किया होता, बिजनेस के अकाउंट से पेमेंट नहीं किया होता, तो वो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होता, वो ड्राइंग में कंसिडर नहीं होता।
तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे पर्सनल नेचर के, उसको अपने क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग बोलेंगे। और ईयर एंड पे क्या कर देंगे, कैपिटल में से उसको माइनस कर देंगे। तो ये है कुछ अकाउंटिंग टर्म्स। वापस से इनको पढ़ लीजिएगा, और अच्छा लगा वीडियो आपको तो जरूर 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।